बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सॉलिड स्टेट में जब आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हो तो तीन चार किस्म के आपके पास मटेरियल्स होते हैं। एक को आप इंसुलेटर कहते हो, दूसरे को आप सेमीकंडक्टर्स कहते हो, फिर कंडक्टर्स होते हैं और फिर सुपर कंडक्टर्स होते हैं। तो इन सारी की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड बॉन्डिंग बिटवीन दीज सॉलिड्स। तो एक्चुअली हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेटालिक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर एक्चुअली characterized by delocalized electrons, delocalized वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर delocalized, दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम देयर। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि अपने एटम्स जिनके साथ ये रिलेटेड होते हैं वो उनको लीव करके तो वो थ्रू आउट द स्पेस जो भी उनको अवेलेबल होता है वहाँ पे वो मूवमेंट करते हैं। तो they are actually delocalized, they have actually delocalized valence electrons, uh, in contrast with the ionic and covalent bonding in which the valence electrons are localized on a particular atoms। कि जैसे ionic है या covalent bonding है तो उसमें हमने देखा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं दोनों एटम्स को, दो या दो से ज़्यादा एटम्स को, तो वो उन बॉन्ड में ही रहते हैं, वो वहाँ बॉन्ड को लीव नहीं करते क्योंकि और उसको आप कहते हो कि दे आर एक्चुअली लोकलाइज्ड on their particular atoms to which they belong। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शंस हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में या सॉलिड स्टेट मटेरियल्स में, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन को देखते हैं तो आपके पास एक बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है एंड इट इज़ यूज्ड टू अकाउंट फॉर delocalized electrons in metals and semiconductors। तो इसमें एक्चुअली आपके पास कंडक्शंस और वैलेंस बैंड्स आपके पास बनते हैं और कंडक्शन और वैलेंस बैंड का जो डिफरेंस होता है तो उसको आप बैंड गैप कहते हो। तो ये सारा जो बैंड स्ट्रक्चर है इस पे ही डिपेंड करता है। और आप जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स हैं तो जनरली इवन इंसुलेटर्स, तो उनको आप बैंड्स पे जो है ना वो देखते हो और बैंड्स पे उसको एक्सप्लेन करते हो। एल्युमिनियम फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेटल है उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें वो 13 हैं। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 एंड वी कॉल दैट दिस कोर इलेक्ट्रॉन। आप इसको कह सकते हैं कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स ऑन द इंडिविजुअल एल्युमिनियम एटम्स। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव नहीं करते, दे आर एक्चुअली लोकलाइज्ड। जब वो प्रेजेंट होते हैं उनके अपने ऑर्बिटल्स जो एसोसिएटेड हैं उनमें वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये एल्युमिनियम को जो है ना वो कहीं लीव नहीं करते इन क्रिस्टल। नाउ दी 3s2 एंड जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमारे पास 3s2 है और 3p1 इलेक्ट्रॉन्स। they are actually delocalized over the entire metal crystal के ये delocalized होते हैं, ये मूवमेंट करते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल। इसके जो आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल जिसको आप कहते हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर delocalized एक्चुअली। अब आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि
ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो डीलोकलाइज्ड होते हैं तो we can have या we can have an image of molecular orbitals for these these levels. आप कह सकते हैं कि हम कंसिडर कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं एक्चुअली कि these are giant molecular orbitals. एंड ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे कि आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 एटम्स आपस में इसको मिलके बनाते हैं। ना चूंकि ये लेवल हमने एक एटम की बात की, यहाँ पे 3s और 3p इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम है, तो चूंकि एक क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स, जो प्योर क्रिस्टल है एल्यूमिनियम का, उसमें बहुत सारे लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, numerous level in metals, and these levels are actually separated by a small energy difference. For example, crystal of aluminiums that contains n atoms, अगर उसमें फॉर एग्जांपल 20 एटम्स हैं एक क्रिस्टल में, लेट से के, तो वो हर एक एटम जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेगा 1 जो है ना एटॉमिक ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल। अच्छा, तो जैसे कि ये 3s है, इसमें आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में, तो आप कह सकते हो कि n नंबर ऑफ एटम्स अगर होंगे उसमें, वो 3s ऑर्बिटल, एक 3s ऑर्बिटल हर एक एटम को कंट्रीब्यूट करेगा, और आपके पास बैंड ऑफ n क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे। Now this band is called the 3s valence band, और similarly जो 3p बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं वो भी एक हर एक नंबर ऑफ n जो एटम्स हैं, तो वो नंबर ऑफ n नंबर ऑफ 3p बैंड जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। जब आप डिफरेंस की बात करते हो बिटवीन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो वो डिफरेंस आप बताते हो, नंबर 1, द बैंड ऑफ द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ईच मटेरियल की आप बात करते हो कि उसका बैंड कैसा है। उसका बैंड जो है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दे आर either diffuse or they have a permissible band gap, or even they have a large band gap, for example in insulators which have a huge band gap, and you must need a very large amount of energy in order to promote electrons from valence band towards the conduction band. सेकंड पे है, हम कहते हैं कि वेदर द बैलेंस बैंड्स आर फुल और पार्टली फुल, कि जब आपके पास ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होते हैं तो वो पेयर्ड अप हो जाते हैं, सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स हैं या बैंड्स हैं, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन जो सिंगली ऑक्युपाइड हैं वही मूवमेंट करते हैं, तो उस बेस पे भी आप कहते हो कि ये मटेरियल मेटल्स है, ये सेमीकंडक्टर है, या ये इंसुलेटर है। Now the magnitude of any energy gap between full and empty bands, तो ये वो इसी तरह बैंड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो। द काइंड ऑफ, फिर एक और है कि आप जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एनर्जी बैंड गैप है बिटवीन फुल एंड एम्प्टी बैंड्स, तो जो ज़ाहिर जो एम्प्टी बैंड्स होते हैं, काइंड ऑफ आप उसको कहते हो काइंड ऑफ कंडक्शन बैंड्स आप उसको कह सकते हो, कि उसके दरमियान और जो बैलेंस बैंड है आपके पास जो कि फुल है, उसमें डिफरेंस कितना है, आप आया उस डिफरेंस को जो है ना वो ओवरकम कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी और सम सोर्स or some sort of stimulus. Now the band theory of solids is supported by
टू थियोरेटिकल अप्रोचेस। जब हम बैंड्स की बात करते हैं सॉलिड मटेरियल्स में, मेटल्स एंड कंडक्टर और इंसुलेटर्स में जनरली, तो we have two theoretical approaches. Number first is the chemical approach. इसमें वो सेम बेस्ड ऑन दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आप कहते हो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके आपके पास एक बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, दूसरे जो है ना एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं, और फिर इसी के अकॉर्डिंगली जितने एटॉमिक ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन दोनों को जो है ना आप काउंट करके तो वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो है ना उसको फिल आउट करते हो। तो केमिकल अप्रोच में जो सॉलिड स्टेट मटेरियल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है, तो उसमें आप देखते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड वो अप्रोच है, और उसको हम स्मॉल मॉलिक्यूल पे या स्मॉल आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ एटम्स पे आप उस पर अप्लाई करते हो और उसको थ्री डायमेंशनली जो है ना वो उसको एक्सटेंड करते हो उस अप्रोच को। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास हाइड्रोजन का केस है, जो कि 1s1 होता है। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके आपके पास एक सिग्मा ऑर्बिटल बनाता है और दूसरा सिग्मा स्टार बनाता है, और ज़ाहिर है इसकी जो सिग्मा स्टार है जो एंटी बॉन्डिंग है उसका जो है ना वो एनर्जी हायर होती है एज कम्पेयर टू दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसके दरमियान एक आप कह सकते हैं काइंड ऑफ एनर्जी गैप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एनर्जी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो ये जो है 1s और 1s दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके आपके पास ये यहाँ पे हम काउंट करते हैं, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपको स्पेयर्ड अप हो जाते हैं, और ये जो है ना वो एनर्जी डिफरेंस है जो कि एक्चुअल जो दो एटम्स हैं और जब वो मॉलिक्यूल बन जाता है उसके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसका मतलब है वो एनर्जी वो लोअर हो गई है ऑफ मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एटम। और ऊपर ये सिग्मा स्टार है तो ये एम्प्टी हमारे पास होता है। ठीक है जी। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर ईच atomic orbital one molecular orbital is created। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके पास बनते हैं, जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग उस डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो जो है वो बनते हैं। And now, as molecular orbital increases, the average energy gap decreases, and we have a continuum of energy levels, and so the gap between bonding and anti-bonding orbitals. अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये एक एक एटम हमने इसको जो है ना उसमें बॉन्डिंग की, और ये हमारे पास बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। इसके दरमियान जो हमारे पास एक 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 गैप है जो एनर्जी डिफरेंस है। तो इफ यू टेक लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड यू बॉन्ड देम टुगेदर, तो ये जो एनर्जी गैप है ये डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे होते हैं, एक एटम यहाँ पे दोनों मिलते हैं तो वो उसका बैंड जो है ना वो इस किस्म का बनता है, एक यहाँ पे आ जाता है और एक यहाँ पे आ जाता है। इस तरह एक और पेयर ऑफ एटम्स हम लेते हैं और वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तो उनका जो है ना वो एनर्जी फॉर एग्जांपल बैंड यहाँ पे एक आता है एंटी बॉन्डिंग का और एक यहाँ पे आता है। तो आप ये कह लें कि न्यूमरस नंबर ऑफ जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और न्यूमरस नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे, तो इसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है जो कि ये वाला है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास एक काइंड ऑफ कंटिन्यूम आ जाएगा। अच्छा, अब मेटल्स की तरफ हम आते हैं। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एग्जांपल में हाइड्रोजन को डिस्कस किया,
अब कोई भी आप मॉलिक्यूल ले सकते हैं अपने तौर पे, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, या कोई भी आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो और उसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आप बना सकते हो। तो मेटल्स में जो हैं हम ये एज्यूम करते हैं कि we have infinitely large molecules in which an enormous number of energy levels or molecular orbitals are present. For example, 6 in 10 raised to power 23 for 1 mole of atoms. तो बहुत सारे 1 मोल ऑफ एटम्स में आप यूँ कह सकते हैं कि 6 इन 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स जो हैं, और जब वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट करेंगे और जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक कंटिन्यूम आ जाएगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन के लिए मूवमेंट के लिए जो है वो डिफरेंस वो बहुत कम हो जाएगा ना। जब मेटल्स की तरफ हम आते हैं, इट इज़ नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट टू रेफर टू ईच लेवल एज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंस ईच इज डीलोकलाइज्ड ओवर ऑल एटम्स इन क्रिस्टल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं ऑन ऑन दोज एटम्स विच आर फॉर्मिंग दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान में ये प्रेजेंट होंगे जो इनको बनाते हैं। लेकिन चूंकि मेटल्स हैं तो मेटल्स के जो लेवल्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स जब आप बात करते हो, एनर्जी लेवल्स कौन से हैं मेटल के, जिसमें हमने कहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ये सारे जो है ना ये एनर्जी लेवल्स हैं। इसमें हम डिटेल में आगे जाते हैं कि कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम इसको क्योंकि ये सारे एंटायर क्रिस्टल पे जो है ना वो आप यूँ कह सकते हैं कि डीलोकलाइज होते हैं, तो हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तौर पे हम अब इसको नहीं लेते। Now, instead they are usually referred to as energy levels और energy states। हम इसको energy levels और energy states कहते हैं, ठीक है। और हम फर्दर इसको जो है ना प्रोसीड करते हैं कि ये हम जब इस पे जूम कर लेते हैं कि these are actually energy levels और energy states। द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम जब हम देखते हैं तो ये वही अप्रॉक्सीमेशन है जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन के थ्रू हम किसी भी दो एटम्स को आपस में जब जोड़ रहे होते हैं विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो उनको हम डिफ्यूज़ करवा रहे होते हैं, उनकी बाउंड्रीज को, जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम की। द ब्रेड्थ ऑफ ए पर्टिकुलर एनर्जी बैंड इज रिलेटेड टू द इंटरएटॉमिक सेपरेशंस and the degree of which is a degree of overlap between orbitals on adjacent atoms। तो ये सोडियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। तो 11 एटॉमिक नंबर को जब हम 1s2 और 2s2 की बेस पे जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो उसकी एक जो 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 लेवल्स हैं या जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लेवल्स को हम कुछ इस तरह से जो है ना वो प्लॉट करते हैं। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है जो कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, जिसको आप R0 से जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हो। एंड एट दिस इंटर एटॉमिक सेपरेशन, जो कि यूजली सोडियम के जब दो एटम्स आपस में जुड़े होते हैं तो उनके दरमियान इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है। तो इसको जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो 3s और 3p ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट एटम्स हैं ओवरलैप टू फॉर्म ब्रॉड 3s एंड 3p बैंड। तो यहाँ पे ये जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है, यहाँ पे 3s और 3p ऑर्बिटल्स जो हैं उसको एनर्जी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे ये जो है ना वो ओवरलैप करते हैं। एंड नो डिसकंटिन्यूटी इन एनर्जी बिटवीन 3s एंड 3p बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे मूव कर सकता है
और जो यहाँ पे होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे मूव कर सकता है। तो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हैं 3s और 3p बैंड्स की। At the interatomic distance in sodium metal at again or not, the 1s, 2s and 2p orbitals on adjacent atoms do not overlap. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें ओवरलैपिंग नहीं है। If it were possible to reduce the interatomic separation from R naught to R by compression के अब जब आपके पास पॉसिबिलिटी अगर हो कि सोडियम एटम्स को जब आप दो एटम्स को करीब ला रहे हैं और उसको कंप्रेस करें, उसको आप जब प्रेशर दें तो you can have an overlap of 2s and 2p orbital as well. हाइड्रोजन की एग्जांपल है कि इट वुड बिकम मेटालिक एट अ प्रेशर ऑफ 10⁻⁶ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ओवरलैप ऑफ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 1s बैंड। फॉर एग्जांपल ये अगर इसको हम इग्नोर कर लें ऊपर 2s 2p 3s और 3p को, तो अगर ये हम हाइड्रोजन का ही कंसिडर कर लें ये एक, तो हम यहाँ पे अगर देख लें कि तो ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना वो ओवरलैप होके 1s के आपके पास ये दो एटम्स के वो मिक्सअप हो जाए, तो इट्स अ काइंड ऑफ मेटल आप हो या मेटालिक कैरेक्टर्स में डेवलप कर सकते हैं। Now the valence electron in sodium atoms are not confined to 3s band but are, जो कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3s1 जो कि है, they are distributed over the lower levels of both 3s and 3p। तो जो यहाँ पे 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट कैन मूव, जैसे मैंने आपको कहा कि इट कैन मूव ओवर हियर, तो ये डीलोकलाइज हो गया है और बहुत दीज एनर्जी लेवल्स आप इसको कह सकते हैं या एनर्जी बैंड्स आप इसको कह सकते हैं या आप इसको ऑर्बिटल्स कह सकते हैं कि इंटरएटॉमिक सेपरेशन पे ये इलेक्ट्रॉन इट कैन नाउ फ्रीली मूव फ्रॉम 3s to 3p। तो इस तरह अगर लार्ज नंबर ऑफ आपके पास सोडियम एटम्स प्रेजेंट हैं तो all their 3s and 3p bands they overlap with each other and you can have a mobile 3s electron। फिजिकल अप्रोच में हम आते हैं। फिजिकल अप्रोच इज टू कंसिडर द एनर्जी एंड वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स, के एनर्जी और वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप इसमें कंसिडर करते हो। In the early free electron theories, a metal is regarded as a potential well. The more loosely held electrons are free to move. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप मेटल को जो है ना वो एक पोटेंशियल वेल के तौर पे लेते हो, जिसकी इनसाइड जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ आप यूँ कह सकते हो कि वो ज़ीरो है। और ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास एयर वैक्यूम है, ये आपके पास मेटल का पोर्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन ये एयर वैक्यूम है। तो इसमें the energy levels that the electrons occupies are quantized। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो पोटेंशियल वेल के तौर पे हम किसी भी मेटल को हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स हैं इसमें सारे क्वांटाइज्ड हैं। तो ये जो सारे आपको ये जो वेव्स नज़र आ रही हैं तो ये एनर्जी लेवल्स हैं डिफरेंट, और ये सारे क्वांटाइज्ड हैं। मतलब ये है कि इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान एक पर्टिकुलर वो एक स्पेसिफिक डिफरेंस है एक और आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो हाईएस्ट फिल लेवल्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो उसको आप फर्मी लेवल कहते हैं। तो ये इसको आप फर्मी लेवल कहते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है उसको आप फर्मी एनर्जी कहते हैं। Now the levels are filled from the bottom of the well with 2 electrons per level and corresponding energy is the Fermi energy।
आप यूं कह सकते हो कि जैसे कि अगर सोडियम मेटल को आप लेते हो, सोडियम मेटल को, तो जैसे हमने कहा कि उसमें 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, फिर 3s1। तो ये जो 1s2 अगर आप देखें तो उसमें एक आपके पास, आप यूं कह सकते हैं कि जब आप फिलिंग में जाते हो तो उसमें एक जो 1s1 का जो सब शेल है, आप कह सकते हो जो एस सब शेल है, तो उसमें वो आप कह सकते हो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पी में जो है ना, पी में आप देखो 2p6। 2p6 का मतलब ये है कि इस 3 में 3 जो है ना आपके पास पोर्शन है, जैसे आप कहते हो कि उसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आते हैं, तो उसको भी आप एक एनर्जी लेवल आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो राइट फ्रॉम द बॉटम आप मूव करते हो टुवर्ड्स अपवर्ड के यहाँ पे 1s, जब सोडियम की हम एग्जांपल लें तो 1s2, फिर 1 2 3 आप उसको, वो फिर उस डिटेल में हम नहीं जाते कि वो जब हम फर्दर उसको स्पेसिफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि जो 3ps है, 3p6 है, वो द काइंड ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं जिसमें वो तीनों पेयर्स की जो है ना वो एनर्जी सेम होती है। लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो हम एक एक लेवल लेते हैं और हर एक लेवल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं और अपवर्ड यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, जिसको आप हाईएस्ट ऑक्युपाइड जो लेवल होते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो, तो आप उसको फर्मी लेवल कहते हो, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आप फर्मी एनर्जी कहते हो। And now the work function is the energy required to remove the uppermost valence electron from the potential well. तो इसको आप आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक मेटल है, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी देते हो, ज़ाहिर है वो जब आप वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से निकलेगा तो उसका मतलब ये है कि वो एटम्स को लीव करेगा। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उस एटम, जो आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको इजेक्ट करवाने के लिए उसको आप वर्क फंक्शन कहते हो इन दिस थ्योरी जिसके में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स इन पोटेंशियल वेल की हम बात करते हैं, तो इसमें इसका ये जो एग्जांपल हम लेते हैं तो ये सिमिलर टू दैट ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स, जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि उसकी जब एनर्जीज को हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल वेल इज अ काइंड ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स। Now, description of electrons as standing waves whose wavelengths may be related to the boxed dimension. तो पोटेंशियल वेल से हमने फर्दर इसको डेवलप किया और हमने एज्यूम किया कि ये जो पोटेंशियल वेल है ये सिमिलर केस है जैसा कि हम पार्टिकल इन ए बॉक्स को हम जो है ना वो डिराइव कर रहे होते हैं, ये उसकी एनर्जीज को जो हम डिराइव कर रहे होते हैं। तो हमने एक बॉक्स एज्यूम कर लिया यहाँ पे, और विद इंक्रीज अपवर्ड जब इंक्रीज आती है तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज होती है, और ये हमारे पास लेंथ ऑफ द बॉक्स है, तो हम इसकी लेंथ को डिफाइन कर लेते हैं। जो इनसाइड ऑफ द बॉक्स है तो इसकी हम कह सकते हैं पोटेंशियल जो है ना वो ज़ीरो है, और सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जीज हैं, और बॉक्स पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी है जो कि बाउंड्रीज हैं। तो ये हम इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं और इस तरह लेके चलते हैं आगे। The box length L should be an integral number of electron half wavelength। तो ये जो बॉक्स की डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल एक वेवलेंथ हमारे पास ये ऐसी होती है, तो ये जो बॉक्स है उसकी जो लेंथ है तो उसमें एक वेवलेंथ जो हाफ वेवलेंथ है उसका उसकी लेंथ हाफ वेवलेंथ की, और एक बॉक्स की है ना वो सेम है, और वो इसका इंटीग्रल नंबर है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो एनर्जी लेवल इंक्रीज करते जाते हो,
तो सिमिलरली आप उसको उस वेव की सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हुए आप नंबर ऑफ हाफ वेव उसमें ऐड करते जाते हो। जैसे कि यहाँ पे है आप लैम्डा बाई 2 है, फिर n इज इक्वल टू 1 है, और फिर n इज इक्वल टू 2 है, और 3 लैम्डा बाई 2 है, n इज इक्वल टू 3 है। तो जैसे जैसे आप एडिशन करते जाते हो तो ये अच्छा। So waves for a given energy are in phase avoiding destructive interferences। तो इस assumption का एक फायदा हमें ये होता है कि जो सारी की सारी वेव्स हैं वो इन फेज हैं। इन फेज का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो यहीं वॉल ऑफ द बॉक्स से वो शुरू होते हैं और वॉल ऑफ द बॉक्स पे वो एंड होते हैं, चाहे वो हाफ वेव लेंथ है या फिर वो पूरी फुल वेव लेंथ है, या उस फुल वेव लेंथ से जो है ना वो पार्ट ऑफ दी जो वेव लेंथ है वो बड़ी है। तो आप यूँ समझते हो कि ये it is starting right from the wall and again at the the face of the wall। ना इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो वेव लेंथ है, और वेव लेंथ किसकी बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव लेंथ की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो वेव लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2L ओवर n, एंड n इज इक्वल टू 1 2 3, जिसको हम कहते हैं कि काइंड ऑफ एनर्जी 1 2 3 4 5 इंक्रीज कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और इसके फर्दर एंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम मोमेंटम की बात करते हैं और हम इलेक्ट्रॉन को वेव की फॉर्म में लेते हैं तो हम कहते हैं कि p इज इक्वल टू h ओवर लेमडा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, फिर लेमडा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो हम कहते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू hn ओवर 2L। The potential energy inside the box is zero and therefore the total electronic energy is the kinetic energy। तो हमने assume किया जो potential inside the box है वो ये zero है और all the energy is kinetic energy। और if electrons are regarded, अब हम आगे हैं, हमने पहले इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसिडर किया और हमने ये वाली इक्वेशन जो है ना वो डिराइव कर ली मोमेंटम के लिए, p इज इक्वल टू एच एन ओवर 2 L, जो L जो है वो दैट इज द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स एंड इज दी, आप कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर जो है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि एज अ काइंड ऑफ एनर्जी लेवल्स आप इंक्रीज करते जा रहे हो ऊपर की तरफ। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। नाउ हम अगर एज्यूम कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक पार्टिकल है और पार्टिकल इन whose energies are given by kinetic theory of gases, तो E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, और इसमें हम जब मोमेंटम की बात करते हैं तो P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो डिवाइडेड बाय m करके इसको m स्केयर वी स्केयर करके तो P स्केयर हमने इसको वैल्यू कर ली। वेव नंबर के इज गिवन बाय 2 पाई ओवर लैम्डा के नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट, तो वेव नंबर आप इसको कहेंगे 2 लैम्डा ओवर 2 पाई ओवर लैम्डा। इसी तरह लैम्डा की वैल्यू अगेन हमने इसमें पुट की तो हम n पाई ओवर l आ गया। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन, वो जो प्रीवियस इक्वेशन है 1 2, इसको आप सेकंड कर लें, इसको आप 3 कर लें, इक्वेशन नंबर थर्ड, जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाती है E इज इक्वल टू एच स्केयर ओवर 2 लैम्डा स्केयर m, और एच स्केयर के स्केयर ओवर 8 पाई स्केयर ओवर 8 पाई स्केयर m। और इस तरह इसको अगर आप फर्दर जो है ना वो करें तो k की वैल्यू पुट करें तो 8 m स्केयर ml स्केयर आपके पास आ गया। अच्छा, तो इस इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते हैं के स्पेस में, नंबर की फॉर्म में और के स्पेस की फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि ये एनर्जी है और इसको हम जब ये के स्केयर की फॉर्म में, तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो, माइनस के और पॉजिटिव के, -1 और
+1, -2 और +2, -3 और +3, आपके पास एक पैराबोला आता है और आप इसको देख सकते हो कि ये इज़ अ काइंड ऑफ वन डायमेंशनल केस है हमारे पास। इसमें यहाँ पे और यहाँ पे एक्सट्रीम ऑफ द ये तो हमारे पास फर्मी एनर्जी के 2 पॉइंट्स हम आप इसमें इनको कंसिडर कर सकते हैं। और आप यूँ कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज इन डिफरेंट सब शेल आप कह सकते हो वो इंक्रीज़ करते जाते हो, तो आपके पास जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो। Now for n electrons in the solids, we have n is equal to n over 2 कि जैसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो हम कहते हैं कि हर एक लेवल्स में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स होंगे इसके जिसको हम कंसिडर करते हैं कि n1 2 3 4 5 6 जैसे हम ऊपर जा रहे थे, तो वो इज इक्वल टू हो जाएंगे n/2। और हमारे पास ये इक्वेशन जो फर्मी एनर्जी की इक्वेशन है एच स्क्र एन स्क्र ओवर 32, हमने ये वैल्यू इसमें पुट की एन की जगह और हमारे 32 ml² हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नाउ केस स्पेस एक्सटेंशन इन 3D, जब ये तो 2 डायमेंशन में था, तो अगर 3D हम करेंगे तो 2 पॉइंट्स एट एनर्जी, जैसे 2 पॉइंट मैंने आपको बताया एट EF, now they becomes Fermi surface, which may be spherical for isotropic conductor but non-spherical shape is also adopted। अगर वो आइसोट्रॉपिक कंडक्टर होगा मतलब हर डायरेक्शन में वो सेम जो है ना वो कंडक्टेंस या सेम कंडक्टिविटी वो जो है ना वो प्रेजेंट करेगा, तो आप उसको कह सकते हो कि वो स्फेरिकल शेप भी हो सकती है। जो फर्मी सरफेस है आप यूँ कह सकते हैं द काइंड ऑफ बॉल, जैसे एक टेनिस बॉल आप कह सकते हैं। टेनिस बॉल के ऊपर एक बड़ी बॉल आप चढ़ा दें, उसके ऊपर एक बड़ी बॉल आप चढ़ा दें, तो वो आप स्टेप वाइज कह सकते हैं कि हमारे पास एक फर्मी सरफेस बन जाती है, ठीक है। और ये आप टेनिस बॉल को अगर फर्मी सरफेस कंसिडर करें तो इसके अंदर बहुत से बॉल आप छोटे से छोटा बॉल जो है ना वो इनक्लोज करते जाएं तो वो आपके पास एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं। और जो बॉल की वो जो सरफेस है वो फर्मी सरफेस आप उसको कह सकते हो। और मैंने आपसे कहा कि फर्मी सरफेस या फर्मी लेवल्स की जब आप बात करते हो तो ये तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड लेवल्स होते हैं एट एब्सोल्यूट ज़ीरो के। आप मेटल में अगर आप लेते हो तो उसमें जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम में है तो 1s1 है, तो वो फर्मी लेवल्स को वो कंट्रीब्यूट करता है। तो नॉन स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, डिफरेंट शेप ऑफ दी आप कह सकते हैं कि कंडक्टर्स हो सकते हैं, तो उसी तरह अकॉर्डिंगली उनकी डायमेंशनल वाइज आप उसकी एनर्जी वो डिफरेंट होगी। जैसे फिर एन एक्स जो एक्स वाई जी 3 डायमेंशन के फॉर्म में अगर आप लेते हो वो डिफरेंट है, तो कोई भी शेप अडॉप्ट कर सकता है जिसमें आप कह सकते हो कि कुछ एक डायरेक्शन में ज़्यादा कंडक्ट करेगा, दूसरी डायरेक्शन में कम करेगा, तो जो आइसोट्रॉपिक कंडक्टर नहीं होते। फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की डायग्राम की हम बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट इज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल एज ए फंक्शन ऑफ ई। एनर्जी लेवल्स के नंबर हैं एज ए फंक्शन ऑफ ई। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी स्टेट्स हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल्स हैं और ये फर्मी लेवल जिसको आप कहते हैं एट 0 केल्विन। और इस तरफ ये जब हम इस तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इंक्रीज होते हैं, इस तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है। तो हम देखते हैं कि एन ई अवेलेबल एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेज विद एनर्जी, ठीक है। तो अवेलेबल एनर्जी लेवल्स दे आर इंक्रीजिंग विथ एनर्जीज although quantized but so many so continuum occurs, okay। although ये एनर्जी लेवल्स जब आप बात करते हो they are quantized but so many are present of them, so the energy
levels, they, you can have a continuum for these energy levels. एट टेम्परेचर अबव 0 केल्विन से ऊपर जब आप जाते हो किसी भी मेटल की, जब हम बात करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बिलो फर्मी लेवल के बिलो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रोमोटेड अबव EF। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोमोट होके ऊपर वाले इसमें आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि इस तरफ जब आप इंक्रीज़ करते हो तो ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल्स या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपके पास इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि पेयर्ड थे, तो जब वो 0 केल्विन से ऊपर आप जाते हो, ऑब्वियसली 0 केल्विन है वो हमारे पास अचीवेबल नहीं होता। तो आप जब जो भी मेटल आपके पास ऊपर होगा 0 केल्विन से, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फर्मी लेवल से वो ऊपर जो है ना प्रोमोट हो जाएंगे। तो ये पेयर्ड अगर थे यहाँ पे तो एक यहाँ पे रह जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा फर्मी लेवल से ऊपर। और नंबर ऑफ स्टेट्स नियर EF आर हाफ ऑक्युपाइड। तो हम कहते हैं कि जो EF के करीब जो स्टेट्स हैं या लेवल्स हैं दे आर हाफ ऑक्युपाइड। Electrical conductivity is in matter is due to half occupied state near EF। तो यहाँ पे सिंगली ऑक्युपाइड स्टेट है, यहाँ पे सिंगली ऑक्युपाइड में जब जब इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाइड होंगे तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डब्ल्यू ऑक्युपाइड स्टेट्स जो होते हैं वी हैव नो नेट मैग्नेट माइग्रेशन के जब वो पेयर्ड अप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम के केस में आपने देखा कि 1s2 और 2s2 और 3p6, ये सारे डब्ल्यू ऑक्युपाइड स्टेट्स हैं। तो इसमें जो मूवमेंट करेंगे वो सिंगली ऑक्युपाइड स्टेट ही करेंगे जो कि 3s1 का जो इलेक्ट्रॉन है। Singly occupied levels they are free to move, जैसे मैंने आपसे कहा। Now promotion of electrons lead to two mobile electrons। एक 0 केल्विन से ऊपर आपने टेम्परेचर ऑब्वियसली होता है, तो उसमें जो पेयर्ड है वो वहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन। तो फर्मी लेवल के करीब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मिलते हैं। Now the free electron theory is an oversimplification but is a very useful starting model है आपके पास। अब पोटेंशियल इनसाइड द क्रिस्टल, जब हमने प्रीवियस एग्जाम में हमने स्टार्ट की तो हमने पार्टिकल इन बॉक्स को देखा, पोटेंशियल इनसाइड दी बॉक्स को देखा तो हमने 0 कहा और हमने कहा कि द काइंड ऑफ कांस्टेंट है, जो कि हमने कहा फिर हम ये कह रहे हैं कि द काइंड ऑफ और सिंप्लीफिकेशन, आपने चीज़ों को और सिंप्लीफाई कर लिया। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो हम कहते हैं कि इज अ काइंड ऑफ पीरियाडिक जो है ना वो है आपके पास। आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल तो वो जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं उनके करीब यहाँ पे आते हैं, कूलम्बिक इंटरेक्शन करते हैं और फिर वो इन बिटवीन जो दीज 2 पॉइंट्स हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उनकी एनर्जी वो डिफरेंट होती है और जिनके करीब होते हैं उसकी एनर्जी different होती है। The positively charged atomic nuclei are of course arranged in a regularly repeating manner in a crystal lattice. The potential energy of the electrons passes through a minimum at the position of nuclei, इसको Coulombic interaction कहते हो। Schrödinger equation जो हमें कहती है को हम कंफर्म करती है इस बात को कि कंटिन्यूम कोई नहीं होता हमारे पास। Only certain bands or ranges of energies are permitted for electrons. Now, these forbidden energy correspond to wavelength that satisfy Bragg's law. N lambda is equal to 2d sin theta
जो हमने उसमें देखा था XRD में, अगर आपके पास जो साइन थीटा है दैट इज साइन थीटा जो है वो 90 अगर हो तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसको हम यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं, मुझे एक कॉल आ रही है तो मैं इसको जो है ना वो कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ज़रा इसको द फ्री थ्योरी का हमने कहा कि एज अ काइंड ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन, जो पोटेंशियल इनसाइड द क्रिस्टल है वो पीरियोडिक है, नॉट कांस्टेंट है। फिर हमने आगे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू ए मिनिमम एट ए पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, जिसको आप कूलम्बिक इंटरेक्शन कहते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन भी कंफर्म करती है कि कोई कंटिन्यू हमारे पास नहीं होता। फिर श्रोडिंगर इक्वेशन ये कंफर्म करती है कि ओनली सर्टेन बैंड्स और रेंजेस ऑफ एनर्जीज आर परमिटेड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, फॉरबिडन एनर्जी कोरिस्पॉन्ड टू वेवलेंथ दैट सेटिस्फाई ब्रैग्स लॉ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल में कुछ फॉरबिडन एनर्जी गैप्स होते हैं, जिसको हम ब्रैग्स लॉ के थ्रू कंफर्म करते हैं। एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, जो कि ब्रैग लॉ है, विच फॉर नॉर्मल इंसिडेंस विद थीटा अगर 90 हो, यहाँ पे इट विल रिड्यूस टू एन लेमडा इज इक्वल टू 2d। और लेमडा इज इक्वल टू सिमिलर इक्वेशन है जो हमने शुरू में यहाँ पे निकाली, तो हमने ब्रैग लॉ से भी सेम इक्वेशन निकाली। एंड लेमडा इज इक्वल टू 2l ओवर n, तो लेमडा इज इक्वल टू 2d ओवर n। जो d यहाँ पे था तो ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग था जो कि हमने एक्सआरडी देखा, और यहाँ पे जो आपने देखा ये तो ये जो l है द काइंड ऑफ बॉक्स की जो डायमेंशन हमने कंसिडर की जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करता है। अब क्या कहते हैं कि सो इलेक्ट्रॉन्स हुज वेवलेंथ correspond to above equation cannot propagate through crystal and are localized into interatomic distances। अब यहाँ पे आप बात गौर करने वाली है कि इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि वो जो हमने कहा था कि जो हर एक वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेंथ ऑफ दी जो है ना वो बॉक्स होगी, तो उसमें जो जो वेवलेंथ पूरी तरीके से वहाँ पे आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोकलाइज्ड होंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे, वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ उस बॉक्स में मूव करते जाते हैं, एन इज इक्वल टू 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, तो वो सारे वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इन इक्वेशंस को, तभी वो वहाँ पे हैं। हम कहते हैं कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज, जो इनर शेल आप यूँ भी कह सकते हैं, जो इनर लेवल्स हैं सोडियम के केस में, एल्यूमिनियम के केस में हमने देखा, तो वो सारे के सारे वो लोकलाइज्ड हैं टुवर्ड्स पर्टिकुलर एटम्स। और इसके अलावा जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, जो कि फर्मी लेवल से ऊपर वाली आप यूँ कह सकते हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि वो मूव करते हैं अमॉन्ग द थ्रू आउट द क्रिस्टल, आप इसको कह सकते हो। बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स की जब हम बात करें तो द हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड द वैलेंस बैंड इज ओनली पार्टली फुल या फुल आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन मैग्नीशियम एनर्जी बैंड्स ओवरलैप एंड बोथ 3s and 3p बैंड contains electrons. If the 3s and 3p bands did not overlap, then what? उस वक्त क्या होगा?
अगर तो 3s and 3p bands contain electrons और ये ओवरलैप करते हैं, मेटल आता है, if 3s and 3p bands did not overlap तो क्या होगा। ठीक है, ये मैं आपसे जो है क्वेश्चन आंसर के सेशन में कंफर्म करूँगा इसको। आपने मुझे बताना है कि इसका क्या मतलब है अगर वो ओवरलैप नहीं करते। बैंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलेटर की बात करते हुए इसमें कहते हैं कि द वैलेंस बैंड इन इंसुलेटर्स इज फुल and it is separated by large forbidden gap from the next energy band which is empty. Diamond is an excellent insulator with a band gap of 6 electron volt. Band structure of semiconductor, we have similar band structure to insulator, but the band gap is not very large, usually in the range of 5 to 3 electron volt. तो फर्दर हम इसको फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी हमारा लेक्चर काफ़ी जो है ना वो बड़ा हो गया, तो हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं।